कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। तो क्या सरकारें आधुनिक कुरुक्षेत्र में जनता से टैक्स भरने का कर्म किए जा और टैक्स के बदले मिलने वाली सुविधाओं की चिंता मत कर का ज्ञान देती हैं? इस सवाल के साथ आज दस्तक दीजिए अपने अधिकारों के लिए। नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देश में आम इंसान के मुद्दों को आवाज देने वाला शो दस्तक देख रहे हैं, जहां आज बात होगी क्या जनता टैक्स ज्यादा देती है और बदले में सरकारें सुविधाएं कम। सरकारें कहती हैं कि सड़क चाहिए, अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए तो टैक्स भरकर राष्ट्र निर्माण करो। लेकिन सैलरी और सैलरी पर कटने वाले टैक्स की चिंता तो महामहिम यानी देश के राष्ट्रपति तक कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अपने गृह जिले जाने पर दिए गए बयान के बाद उठी चर्चा की खबर के साथ आज दस्तक देते हुए शुरुआत करिए। अरे जिसने टैक्स दिया है, जो टैक्स देता है, आज यदि मैं कहने को सब जानते हैं इसलिए कहना उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 3.25 लाख रुपया महीना, लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, लेकिन उसमें से हर महीने 3.25 लाख निकल जाता है, बचा कितना। बस जो राष्ट्रपति ने कहा है वही आम आदमी का दर्द है कि टैक्स कटने के बाद बचता कहां है। पहले इनकम पर लगे टैक्स से, फिर कदम कदम पर बिछे टैक्स से बच बचा कर आई सैलरी को देखकर आम आदमी यही तो सोचता है कि बचा कितना। हम टैक्स भी देते हैं 3.25 लाख रुपया महीना, लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, लेकिन उसमें से हर महीने 3.25 लाख निकल जाता है, बचा कितना। अब आम आदमी की सैलरी तो 5 लाख रुपए महीना नहीं है, लेकिन टैक्स के जाल में वो कितना उलझा है कि आम आदमी जो कमाता है उस कमाई पर सीधे 5% से 30% तक इनकम टैक्स भरता है। फिर अपनी कमाई से ही 4% का हेल्थ और एजुकेशन सेस भी भरता है। पेट्रोल डीजल खरीदा तो 60% पैसा टैक्स में जनता का चला जाता है। गाड़ी खरीदी तो खरीदने पर टैक्स, गाड़ी के इंश्योरेंस पर जीएसटी, गाड़ी की सर्विस कराई तो भी टैक्स, गाड़ी सड़क पर लेकर चले तो रोड टैक्स और टोल टैक्स, घर खरीदने की सोची तो स्टैंप ड्यूटी पर जीएसटी, घर के लिए कर्ज लिया तो प्रोसेसिंग चार्ज और फिर उस पर जीएसटी, घर खरीद लिया तो हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली मीटर तक पर अलग अलग टैक्स। अपनी गाड़ी छोड़कर जनता ने बस, मेट्रो, रेल, हवाई जहाज से चलने की सोची तो टिकट पर टैक्स कटाता है। फ्लाइट के टिकट में तो कई बार बेस फेयर से ज्यादा फ्यूल सरचार्ज, सर्विस फीस, सर्विस टैक्स का चार्ज जुड़ जाता है। कैब में चले तो भी जीएसटी भरिए, घर का राशन खरीदा तो एक एक सामान पर जीएसटी दीजिए। दाल चावल से लेकर 5 रुपए के बिस्किट के पैकेट पर भी जीएसटी रूपी टैक्स भरकर ही जनता खा सकती है। पैसा बचाकर कहीं सेविंग में लगाने चले या निवेश किया तो भी टैक्स, निवेश का पैसा निकालने लगे तो भी टैक्स भरिए, निवेश की कमाई पर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरिए, बैंक एटीएम से तय सीमा के बाद पैसा निकालने तक पर आम आदमी सर्विस चार्ज भरता है। कुल मिलाकर कहानी ये कि आम आदमी को जन्म से लेकर मृत्यु तक टैक्स भरने का कर्म करना पड़ता है। तो ये टैक्स क्यों लिया जाता है? 5 लाख महीने में पाकर 3.25 लाख रुपए टैक्स भरने के बाद खुद कहने वाले देश के राष्ट्रपति कहते हैं, जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और उन सबको मिलता है कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज्यादा मिलता है। मैं इसकी बात का उल्लेख केवल इसलिए कि ये जो टैक्स पेड हैं, आखिर इन्हीं से विकास होना है, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा होगा, अपना आपका होगा। बात सच्ची है कि जनता टैक्स भरेगी तभी विकास होगा। तो सवाल उठता है कि क्या जनता जितना भरती है उतना पाती भी है? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और अदर टैक्स, इसके तहत कम से कम 14 तरह के टैक्स, ड्यूटी, चार्ज आम आदमी की जिंदगी की कमाई से कटते हैं। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च यानी इंड्रा के मुताबिक बीते एक दशक में यानी 2010 से 2020 के बीच
आम आदमी पर टैक्स का बोझ 60 से बढ़कर 75% हो चुका है। 2010 में केंद्र के प्रति 100 रुपए के राजस्व में जहां आम लोग तरह तरह के टैक्स से 60 रुपए भरते थे, वहां अब केंद्र के प्रति 100 रुपए के राजस्व में हर तरह के टैक्स के तहत आम आदमी अपनी जेब से 75 रुपए भर रहा है। अब सवाल ये कि अगर विकास के लिए गरीब और मिडिल क्लास लोग तरह तरह के टैक्स भर रहे हैं, तो क्या सरकारों की बनाई सड़क के तौर पर, सरकारी अस्पताल में इलाज के नाम पर, सरकारी स्कूल में शिक्षा के नाम पर, सरकारों से मिलने वाले पानी के रूप में वाकई टैक्स के बदले सही और पूरी सुविधा जनता पाती है? अगर नहीं तो क्या जनता के लिए बस यही सरकारी ज्ञान है कि टैक्स भरने का कर्म किए जा और सरकारी सुविधा रूपी फल की चिंता कभी मत कर? आज तक ब्यूरो। बहुत से लोग सोचते हैं कि टैक्स सिर्फ वही भरते हैं जो एक तय सीमा से ज्यादा कमाते हैं। ये सच नहीं। देश का गरीब आदमी भी अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स देश के विकास के लिए भरता है। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के भरे टैक्स से देश चलता है। तो ये जानकारी आप जान लीजिए कि आज के समय में केंद्र के प्रति 100 रुपए के राजस्व में कंपनियां टैक्स के तौर पर सिर्फ 25 रुपए देती, 75 रुपए देश की जनता टैक्स के रूप में भरती। अगर जनता जन कल्याण के लिए ही कंपनियों से ज्यादा टैक्स भरती है, तो फिर वो कल्याण सड़क पर क्यों नहीं दिखता? बिहार से संवाददाता सुजीत कुमार झा की इस रिपोर्ट को देखकर दस्तक दीजिए। भी आते हैं यही देखते हैं। 20-25 साल से ऐसा कौन है? सरकार जिम्मेदार है, जो जनप्रतिनिधि है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये किसी क्रॉस कंट्री रेस का हिस्सा नहीं। सड़क के नाम पर जाना एक गिट्टी दिखेगी, न कोलतार की एक बूंद। 12 चक्के वाले ट्रक के अस्थि पिंजर भी जिस रास्ते पर हिल जाए, जिस रास्ते से गुजरने और आसपास रहने वाले लोगों का तो दमा का टेस्ट कराना चाहिए सरकार को कैंप लगाकर, जहां इतनी धूल उड़े कि दमा होने की 100% गारंटी है। ये वो रास्ता है जो प्राचीन विक्रमशिला धरोहर तक ले जाता है। ये वो रास्ता है जिसका उल्लेख पाहियान ने किया था। बौद्ध काल में इसी रास्ते लामा जाते थे और मुगल काल में भी इस रास्ते का जिक्र होता है। लेकिन बिहार के भागलपुर में नेशनल हाईवे 80 की हालत अब देख लीजिए। टैक्स भरने के बावजूद अगर जनता को टेम्पो टेढ़ा कर देने वाली, ट्रक हिला देने वाली सड़क मिलती है, तो क्या ये आम आदमी से धोखेबाजी नहीं, जिसे याद भी नहीं कि कभी यहाँ ठीक ठाक सड़क भी देखी थी? आज तक जब तक हम सब जो है ना, यही पर जब से होशियार हुए हैं, जब तक हम सब सड़क को सही नहीं देखे। उम्र है मान के 35-36 होता होगा सड़क। अभी सड़क सही कभी नहीं देखे। NH80 की यही कहानी है। सरकारें आई गई, राज्य में सरकारें बदली, केंद्र में सरकारें बदली, लेकिन नहीं बदली तो इस NH80 की तकदीर। जब भागलपुर से कहलगांव जाने के 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे से ज्यादा के वक्त लगते हैं, तो इधर की सारी जनता NH80 की दुर्दशा पर आंसू बहाती है। देश में हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की जान सड़क हादसे में जाती है। देश में सड़क दुर्घटनाओं के चलते हर साल 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। यानी देश की GDP का 3% पैसा सड़क हादसों के कारण बर्बाद हो जाता है और कीमत वो जनता चुकाती है जिसके पास इस रास्ते पर जोखिम लेकर चलने के अलावा कोई चारा नहीं। इतना दिक्कत होता है जाने आने में कि एक्सीडेंट से सिर्फ बचते हैं ऐसा जगह पर। इतना दिक्कत होता है सर। अगर बहुत भारत सरकार को नरेंद्र मोदी तक पहुंचाया जाए, जो कि हम लोगों को ये सही रोड हो जाए, जो कि चलने में अच्छा, जाने आने में अच्छा हो सर। 1980 में ये सड़क स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे में बदल गई, लेकिन लोग कहते हैं कि पिछले 4 दशक में ये सड़क ऐसी ही रही, क्योंकि आरोप है कि सड़क बनाने से ज्यादा मरम्मत के नाम पर पैसा खाने में दिलचस्पी रही। 95 से लेकर आज तक हर साल करोड़ों रुपया ये लोग
इसको मरम्मत के नाम पे कर रहा है, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं कर रहा। कहते हैं जहाँ से सड़क गुजर जाए वहाँ विकास आ जाता है। ऐसी सड़क से गुजरने वालों का तो वक्त पैसा दोनों सिर्फ बर्बाद होता है। एम्बुलेंस तो यहाँ से गुजरने से बचती है। माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय का कार्यक्रम था संभवतः कहलगांव विक्रमशिला की तरफ, और उनको अपना प्रोग्राम स्थगित करके ट्रेन के जरिए आना पड़ा। उनकी काफी आपत्तिजनक टिप्पणी थी, जिस पर बिहार सरकार के द्वारा लीपापोती की गई और कहा गया, आश्वासन दिया गया कि इस सड़क को हम जल्द बना रहे हैं। यहाँ बारिश में सड़क नहीं दलदल नजर आता है। एक गाड़ी खराब हो जाए तो कई दिन जाम लगता है। 4 लेन की नई सड़क के निर्माण का ऐलान यहाँ पर चुनाव के दौरान किया गया, लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया। तो फिर धैर्य, संयम और साहस के साथ इस सड़क पर चलने वाली जनता को सलाम करिए, जिसके भाग्य में टैक्स भरने के बाद भी विकास नहीं आ पाया। सुजीत कुमार झा, भागलपुर, आज तक। हर चीज पर टैक्स भरने के बावजूद सिर्फ सड़क ही खस्ताहाल नहीं मिलती, बल्कि सरकारी अस्पताल के नाम पर ऐसे ढांचे खड़े कर दिए जाते हैं जहां जाकर सुरक्षित इलाज पाने की गारंटी जनता को नहीं मिलती। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO के आंकड़े हमने खंगाले, जो बताते हैं कि भारत में सिर्फ 1/3 लोग सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भरोसा कर पाते हैं। शहरी क्षेत्रों में 26% नागरिक ही सरकार के बनाए अस्पतालों में अपना या अपनों का इलाज कराने जाते हैं, जबकि गांवों में भी कहीं ज्यादा गरीबी और कम आय होने के बावजूद सिर्फ 32% नागरिक सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। वित्त आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के लोगों को अपने स्वास्थ्य पर 73% खर्च खुद अपनी जेब से करना पड़ता है। सिर्फ 27% खर्च सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिए उठाया जाता है। द लैंसेट की एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत में 24 लाख भारतीय ऐसे बीमारियों के कारण मारे गए जिनसे उन्हें बचाया जा सकता था, जिनमें से 16 लाख नागरिकों की जान जाने की वजह खराब स्वास्थ्य सुविधाएं मानी गईं, जबकि 8,38,000 लोगों की मौत की वजह समय पर सही इलाज न मिलना माना गया। इसी तरह क्या देश में टैक्स भरने के बाद सरकारी स्कूल ऐसे सरकारों ने बनाए हैं जिनमें कोई भी आम जनता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे भविष्य के लिए दाखिला दिला सके? सरकारी स्कूल की योग्यता सिर्फ कम फीस रह गई है, उच्च मापदंडों पर शिक्षा नहीं। मतलब इस क्राइसिस के समय में मुझे ऐसा लगता है कि ना सिर्फ मेरे स्कूल बल्कि सारे स्कूलों को थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना चाहिए। तो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के भोपाल से लेकर गुजरात के अहमदाबाद तक के बच्चों और उनके परिवारों की यह कहानी आपको बताएगी कि टैक्स भरने के बावजूद सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए परिवार तरजीह दे रहे हैं, जब कोरोना काल में महंगाई और आर्थिक संकट के कारण निजी स्कूलों की फीस भरना मुश्किल हुआ। कहानी आगे बढ़े उससे पहले ये आंकड़े जानिए जो कहते हैं कि 1978 में जहां देश में प्रति 100 बच्चों में 74 सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और 26 सिर्फ निजी स्कूल में, वहीं बाद में स्थिति ऐसी हो गई कि स्कूल जाने वाले प्रति 100 बच्चों में 51 ही सरकारी स्कूल जा रहे हैं और 49 निजी स्कूल में पढ़ते हैं। भोपाल में दीपक मल्होत्रा का बेटा शिवांग उनमें से एक है, जिनके घर संवाददाता रवीशपाल सिंह पहुंचे। शिवांश की बेहतर पढ़ाई के लिए पिता ने बेटे को सरकारी स्कूल के मुकाबले पहले निजी स्कूल में ही दाखिला दिलाया। लॉकडाउन में स्कूल बंद रहे और ऑनलाइन क्लास ही चलती रही, लेकिन निजी स्कूल पूरी फीस लेते रहे। इस बीच परिवार की आर्थिक सेहत डावाडोल हुई तो दीपक मल्होत्रा ने इसलिए नहीं कि सरकारी स्कूल अच्छे होते हैं, बल्कि कठिन वक्त में सरकार के स्कूल में कम फीस देनी पड़ेगी, इसलिए अपने बच्चे का दाखिला करा दिया। मैंने डिसाइड करा क्यों ना अगर मुझे घर में ही पढ़ाना है तो मैं यहाँ से निकाल के किसी एक अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में डाल दूँ। पढ़ाई करवानी है घर में तो उतना पैसा मैं अपने बेटे पे यहाँ लगाऊं तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए मेरा घर वालों का डिसीजन था कि नहीं, वहाँ से निकाल के हम किसी गवर्नमेंट स्कूल में हम डाल दें।
ठीक इसी तरह हर तरह का टैक्स भरने के बावजूद अब तक सरकारी स्कूल को इस लायक गजेंद्र यादव ने भी नहीं समझा कि वो अपने बच्चों को वहाँ शिक्षा दिला सके। लॉकडाउन में नौकरी छूट गई, निजी स्कूल की महंगी फीस भरना मुश्किल हुआ, तब गजेंद्र यादव ने अपने बेटे बेटी का दाखिला कम फीस के लिए एक सरकारी स्कूल में कराया। स्कूल्स हैं जो स्कूल बिल्कुल भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मैंने वहाँ पे बहुत सारे स्कूल देख के आया हूँ मैं, तो जो भी गवर्नमेंट स्कूल ले लेता है तो वहाँ कई स्कूल ऐसे हैं जिनकी निःशुल्क शिक्षा है, कुछ मतलब मिनिमम फीस लेते हैं, परीक्षा चार्ज या जो भी उनका कुछ जो खर्चा करते हैं बच्चों के ऊपर एक्सपेंस आता है वही फीस लेते हैं। तो मैं उसमें डालने की सोच कर रहा हूँ, मैं तो डाल ही रहा हूँ। जैसे बिटिया हमारी फर्स्ट में है तो सेकंड में प्रमोट होती, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल सेकंड में नहीं लेंगे तो मैं उसको 1 साल भले मुझे बैक करना पड़े तो मैं उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड में लूंगा। पिछले 2 दशक में सरकारी स्कूलों की दशा दिशा के मुकाबले निजी स्कूल ज्यादा हावी हुए। देश में जब 25 करोड़ बच्चों ने पिछले कुछ वर्षों में 15 लाख स्कूलों में दाखिला लिया तो करीब 12 करोड़ बच्चों को उनके माता पिता ने 4.5 लाख प्राइवेट स्कूल के भीतर एडमिशन दिलाया, न कि सरकार के स्कूलों में। और अभी अहमदाबाद में भी उन्हीं सरकारी स्कूल को पेरेंट्स चुनते हैं जहां फीस कम देनी पड़े और दूसरे सरकारी विद्यालय के मुकाबले कम से कम कुछ ज्यादा सुविधाएं बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए मिले। फीस में तो बहुत फर्क पड़ता है, आपको वहाँ पर फीस देनी पड़ती है और यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है, इससे बढ़िया कोई फर्क ही नहीं है। प्राइवेट स्कूल में फीस देना पड़ता है, यहाँ बिना फीस के टीचर्स लोग पढ़ाते हैं। आम आदमी भारत में अपनी कमाई का करीब 20% तक का हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर निजी स्कूल में खर्च करता है, क्योंकि सरकारी स्कूल शिक्षकों की कमी, संसाधनों की कमी से जूझते हैं। जहां जीवन भर टैक्स भराने के बावजूद सामान्य आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना प्राथमिकता नहीं समझता। जब आर्थिक संकट आया तो घर चलाने के लिए सरकार के स्कूलों में अब दाखिला कराया, लेकिन मजबूरी मानकर। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ रवीशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। बाकी जो कुछ बचा तो तेल की महंगाई मार जाती है। पेट्रोल डीजल एक ऐसा उत्पाद है जिस पर टैक्स लगाकर टैक्स संग्रह 7 साल में 700% तक बढ़ चुका है। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब लगातार आम जनता की आय घट रही, स्वास्थ्य खर्च बढ़ रहा है। लेकिन जनता के लिए शासन का एक ही वचन है, टैक्स भरो, सुविधा की चिंता मत करो। इस तस्वीर को देखिए, ये लोग सड़क किनारे पानी में कोई मछली नहीं पकड़ रहे। ये देश की आम जनता है जो हर सामान खरीदती है तो किसी न किसी तरह से टैक्स भी उसे खरीदने में भरती है। वही टैक्स भरने वाला देश का आम आदमी बिहार की सीतामढ़ी में लोटा, बाल्टी, गिलास लेकर बिखरे हुए तेल को बटोरने आया, क्योंकि केरोसिन ले जाने वाला एक टैंकर यहाँ पलट गया। टैंकर पलटते ही मिट्टी का तेल फैल गया। लोग घर से बर्तन लाकर तेल भरने लगे। मुजफ्फरपुर होते हुए सीतामढ़ी जा रहे थे। अभी थोड़ा देर पहले टोल प्लाजा की पास सैदपुर में पलट गई है, इसमें सारी मिट्टी में मिल गई। और ये तस्वीरें उस देश की हकीकत बताती हैं जहां भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में 122वें नंबर का देश है, जहां देश की 80% आबादी की कमाई 20,000 रुपए महीने से भी कहीं कम है। ऐसी हालत में जहां भी तेल का टैंकर पलटता दिखता है, महंगाई के जख्म से पीड़ित जनता को वो आपदा में अवसर लगता है। मध्य प्रदेश के बैतूल में डीजल का टैंकर पलटा तो लोग गिरा हुआ डीजल बटोर कर घर ले जाने लगे। इसे लूट की तस्वीर मत समझिए, क्योंकि जनता से पेट्रोल डीजल पर ही 7 साल में सरकार 700% ज्यादा टैक्स संग्रह कर चुकी है। और अब तो बिहार भी 100 रुपए पार पेट्रोल बिक्री वाला राज्य बन गया। बिहार के सभी 38 जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार जा चुकी है। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां अब आप कहीं भी पेट्रोल डलवाने जाएंगे तो आपको 100 रुपए चुकाने होंगे। इस वक्त हम पटना में इंडियन ऑयल के एक पेट्रोल पंप पर हैं, जहां आप साफ तस्वीरों में देख पाएंगे कि जो नॉर्मल पेट्रोल है उसकी कीमत अब 100 रुपए और 47 पैसे हो चुकी है। कभी सोचा भी नहीं था कि इतना रेट होगा हाई। 100 रुपए आपने दिए, पूरे 1 लीटर भी नहीं आए होंगे। हाँ, नहीं आए। अब तो सोच रहा था घटता, लेकिन घटने वाला तो है नहीं सर अभी फिलहाल। तो गाड़ी कम से कम चलाना चाह रहे, लेकिन काम भी सर उतना ही है अभी हालत ये कि देश के 15 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए के पार जनता को खरीदना पड़ रहा है। और राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे 2 राज्य हैं जहां डीजल की कीमत 100 रुपए के नोट को छेद करके पार कर चुकी है। देश के 8 राज्य ऐसे हैं जहां सभी जिलों में 1 लीटर पेट्रोल खरीदने में 100 रुपए से ज्यादा की कीमत आम आदमी को चुकानी पड़ती है।
जनता एक रोटी कम खा सकती है, आलू प्याज टमाटर की खपत भी कम कर सकती है, लेकिन अपने रोजमर्रा के काम में आने जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करने पर टैक्स की पाइप से जेब चूस लेने वाला तेल घर की आर्थिक गाड़ी को पटरी से उतारने लगता है। और तब ये तस्वीर नजर आती है जहां विरोध में ये तंज कसा जाता है। गुजरात के वडोदरा में बीजेपी कार्यकर्ता होने का प्रमाण देने पर, भारत माता की जय बोलने पर, वंदे मातरम कहने पर मुफ्त में पेट्रोल देने का आयोजन कर दिया गया। कटाक्ष रूपी ये विरोध इसलिए कि जिन पर महंगाई से बचाने का भरोसा किया, उन्होंने ही टैक्स का इतना बोझ आम आदमी पर डाल दिया कि तेल भराना मुश्किल हो गया। पटना से उत्कर्ष सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब वक्त छोटे ड्रोन के हमले में छिपी खतरे की बड़ी दस्तक को समझने का। जम्मू में 2 दिन के भीतर जिस तरह से पहले एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ और फिर मिलिट्री बेस को निशाना बनाने की कोशिश हुई, उसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। इसकी बड़ी वजह भी है, भारत में भले ही पहली बार ड्रोन से हमला हुआ हो, लेकिन दुनिया भर के आतंकवादी संगठन ड्रोन से खतरनाक हमलों को अंजाम दे चुके हैं। बगदादी ने तो ड्रोन अटैक से अमेरिका तक को हिला दिया था। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि क्यों जम्मू में हुआ ड्रोन अटैक खतरे की बड़ी घंटी है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला और अब जम्मू के ही कालू चक में मिलिट्री स्टेशन पर फायरिंग। भारत में ड्रोन के बढ़ते खतरे को महसूस किया जा रहा है। जिस तरह से कालू चक में हमला करने आए 2 ड्रोन रात के अंधेरे में गायब हो गए, उससे सवाल उठता है कि भारत इस मुसीबत के लिए कितना तैयार है, क्योंकि भारत भले ही इस चुनौती का सामना कर रहा हो, दुनिया भर में ड्रोन तबाही का दूसरा नाम बन चुके हैं। ये तस्वीर याद कीजिए, ISIS का एक आतंकवादी हमले के लिए ड्रोन को उड़ाता है। ये वो वक्त था जब दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि ड्रोन मिसाइल जितना खतरनाक है। ये छोटा सा ड्रोन ही था जिसके जरिए ISIS ने दुनिया की महाशक्ति को भी सख्ते में डाल दिया था। मोसुल की जंग में ISIS ने 300 से भी ज्यादा ड्रोन का एक दिन में इस्तेमाल किया और अमेरिकी सेना को भौचक्का कर दिया। इसके बाद दुनिया में जहां भी संघर्ष हुआ, छोटे से ड्रोन का कद बढ़ता ही गया। अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई ने तो दिखा दिया कि अकेला ड्रोन जंग का रुख तक बदल सकता है। इस जंग में अजरबैजान ने इजराइल के ड्रोन के बलबूते आर्मीनिया की सेना को घुटनों पर ला दिया। तो सवाल है, क्या ISIS और अलकायदा की तरह पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन भी ड्रोन से भारत पर वार करने वाले हैं? ये सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि ड्रोन को पकड़ना अगर असंभव नहीं है तो मुश्किल जरूर है। आमतौर पर ड्रोन 300 से 500 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं, इसीलिए रडार से उन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि हथियारबंद ड्रोन भारत के लिए आने वाले समय की सबसे बड़ी समस्या साबित होंगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे समझने के लिए इराक की राजधानी बगदाद चलिए, जहां अमेरिका ने कासिम सुलेमानी को पिछले साल जनवरी में ड्रोन से ही ढेर किया था। कासिम सुलेमानी की हैसियत ईरान में वहां के धर्मगुरु के बाद की थी, जो अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गए थे। सोचिए, अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार गिराने के लिए किसी मिसाइल और लड़ाकू विमान का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने कासिम सुलेमानी की कार को एक ड्रोन से ही आग के शोलों में तब्दील कर दिया था। जम्मू में ड्रोन हमले को विशेषज्ञ आने वाले खतरे से जोड़ रहे हैं, क्योंकि आतंकवादियों को एक ऐसा हथियार मिल गया है जो दूसरे हमलों की तुलना में सस्ता है। ड्रोन से हमला करने में आतंकवादियों के पकड़े जाने या मारे जाने का खतरा भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों को LOC या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने की भी जरूरत नहीं है। वो पाकिस्तान में रहकर भारत को बड़ा जख्म दे सकते हैं। हम देखें तो ये मोटे तौर पे 2 ही किस्म के होते हैं, एक फिक्स्ड विंग ड्रोन और दूसरा मल्टी रोटर ड्रोन। और आज के आधुनिक युद्ध में ड्रोन्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और फ्यूचर वॉर्स में भी ड्रोन्स का बहुत इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम लोग हिरॉन ड्रोन की भी बात करें, जो इजराइल मैन्युफैक्चर्ड है, उसका मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, ये 35,000 फुट तक भी उड़ सकते हैं और 52 घंटे हवा में रह सकते हैं। और इन सब चीजों का जो इस्तेमाल होता है, इनको हम लोग कहते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल।
जिसमें आदमी को उसको फिजिकली उसको उड़ाना नहीं पड़ता है, एग्जॉशन नहीं होता है। दुनिया में ड्रोन की तकनीक में इजराइल के अलावा चीन और टर्की जैसे देश काफी आगे हैं। इजराइल से तो पाकिस्तान को ड्रोन मिलने से रहे, लेकिन चीन और टर्की जैसे देश खुलेआम पाकिस्तान को ड्रोन की सप्लाई कर रहे हैं। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 से साल 2019 के बीच 18 देशों ने चीन से ड्रोन खरीदे। एक अनुमान के मुताबिक साल 2018 में दुनिया का ड्रोन मार्केट 87,000 करोड़ रुपए का था, जो साल 2025 तक बढ़कर 1,90,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। तो ड्रोन का मार्केट और उसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ईरान जैसे देशों ने तो इसे अपनी सेना का अभिन्न अंग बना लिया है। आरोप है कि सऊदी अरब के तेल के कुओं पर जो हमला हुआ उसमें ईरान का ही हाथ था। ईरान लगातार ड्रोन पर काम कर रहा है। उसका दावा है कि उसने 7,000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम ड्रोन बना लिया है। तो चाहे ISIS और अल-कायदा हो या फिर ईरान समर्थक हिजबुल्लाह हो, दुनिया का हर बड़ा आतंकवादी संगठन ड्रोन की शरण में जा चुका है। इसीलिए अगर पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन भी ड्रोन से हमला करने लगे तो भारत में भयानक तबाही मच सकती है। अब सवाल यह है कि इस छोटे लेकिन खतरनाक हथियार का इलाज क्या है? क्या जिस हथियार ने इराक, सीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक में तबाही मचाई हो, क्या उससे निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है? पाकिस्तान के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी ड्रग्स को ड्रॉप करने के लिए, कभी असले को, आर्म्स और एमुनेशन को। इसको निगाह में रखते हुए BSF ने कुछ SOPs बनाए, इसी माफिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी बनाए, DRDO ने भी कुछ जैमर्स बनाए जिससे ड्रोन्स की फ्रीक्वेंसी को जैम किया जा सकता है, उसको क्रैश किया जा सकता है। और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने भी इसके खिलाफ कुछ यंत्र बनाए हैं। सीमा पर सख्ती के बाद पाकिस्तान के पास ड्रोन से हमला करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश का जिक्र आज तक से खास बातचीत में कर चुके हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय सेना ऐसे हमलों को रोकने के लिए रणनीति बनाने में जुट गई होगी। जम्मू से सुनील जी भट्ट, कमलजीत संधू के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। आपको जानकर हैरानी होगी कि जम्मू में हुए ड्रोन अटैक में किसी बड़े और शक्तिशाली ड्रोन का इस्तेमाल नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में जांच एजेंसियों को शक है कि दवाई और पिज्जा डिलीवरी वाले ड्रोन को दहशतगर्दों ने आतंक के हथियार में तब्दील कर दिया। मतलब ड्रोन में विस्फोटक फिट किए गए और फिर उसे रिमोट से एयरबेस पर गिराया गया। सुरक्षा बलों को इसीलिए इस हमले की भनक नहीं लगी क्योंकि ये ड्रोन रेडार की पकड़ में नहीं आते हैं। अगली रिपोर्ट की तरफ बढ़ें उससे पहले हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि जिस ड्रोन से हमले का शक है वो कितनी तरह के होते हैं। ड्रोन के दो प्रकार हैं। पहला है टाइप 1 और टाइप 2, जिसे क्वाडकॉप्टर कहते हैं। क्वाडकॉप्टर साइज में छोटा होता है, वजन में हल्का होता है। इसका इस्तेमाल डिलीवरी के लिए किया जा सकता है। इसकी खूबी यह है कि इसमें नाइट विजन कैमरा, GPS सब लगे होते हैं और ये 2 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है। ड्रोन का अगला प्रकार हेक्साकॉप्टर होता है। ये मीडियम साइज का होता है, 2.5 किलो तक वजन ले जा सकता है। दवा और पिज्जा की डिलीवरी में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी नाइट विजन कैमरा और GPS लगा होता है। सबसे बड़ी बात यह कि 15 से 20 किलोमीटर तक ये उड़ान भर सकता है। लेकिन यहां सवाल यह है कि जम्मू में यह ड्रोन हमला कहां से अंजाम दिया गया? क्या इस साजिश को LOC के पास पाकिस्तान की तरफ से बैठकर रिमोट के जरिए अमली जामा पहनाया गया? लेकिन जम्मू LOC से दूर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये ड्रोन भारतीय सीमा के अंदर से उड़ाए गए, क्योंकि कई एक्सपर्ट इस तरफ इशारा कर रहे हैं। सितंबर 2019 से 16 सितंबर के बीच पाकिस्तान से 8 ड्रोन विमानों से पंजाब में हथियार पहुंचाए गए। इसमें 5 AK-47 और AK-56, 16 आतंकी मैगजीन, 4 पिस्तौल, 9 ग्रेनेड, 5 सैटेलाइट फोन, 2 वायरलेस सेट और 10 लाख नकली मुद्रा।
तो पाकिस्तान ने पहले ड्रोन से जम्मू कश्मीर में हथियार भेजे, नशीले पदार्थों को ड्रोन से भेजकर हमले का रिहर्सल किया और जब उसे लगा कि वो हमले के लिए तैयार है तो उसने पहली बार देश में ड्रोन अटैक की साजिश को अंजाम दे दिया। जम्मू में स्थित वायुसेना स्टेशन पर हुए 2 धमाकों की जो है जांच अभी जारी है, लेकिन इसी बीच जम्मू के बाहरी इलाके में कालूचक इलाके में जो कि सैन्य इलाका है, यहाँ पर सेना के कैंप है, यहाँ पर जो है 2 ड्रोन देखे गए हैं। पहला ड्रोन जो है मध्यरात्रि के आसपास देखा गया, जबकि दूसरा ड्रोन जो है सुबह 3 बजे के आसपास देखा गया, क्योंकि पहले से ही जो है समूचे जम्मू कश्मीर में जो है हाई अलर्ट घोषित था। तो वहां पर जो मुस्तैद सैनिक थे उन्होंने तुरंत जो है ड्रोन को जब देखा तो उस पर फायर किए। हमें बताया जा रहा है कि लगभग 20 से 25 राउंड जो है फायर किए गए ड्रोन के ऊपर, लेकिन ड्रोन को मार गिराने में जो है नाकामी हुई। लेकिन उसके बावजूद जो है एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो होने से जो है टाला गया। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर होना, आतंकवादियों और पुलिस के बीच फायरिंग होना आम बात है, जिसमें या तो आतंकवादी मारे जाते हैं या फिर सरेंडर कर देते हैं। देश में पहली बार ड्रोन हमला इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर पर हुआ, लेकिन सेना के ठिकाने पर हमले की कोशिश ने खुफिया एजेंसियों को भी चौंका दिया। इस समय मैं मौजूद हूं कालूचक रत्नूचक इलाके में ही। ये जो समूचा इलाका है ये सैन्य इलाका है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सेना के कैंप है, सड़क के इस किनारे भी और सड़क के दूसरी किनारे भी। ये जो सड़क है ये जम्मू पठानकोट राजमार्ग है। राजमार्ग के सटीक ही जो है सेना के कैंप है, दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। ये कालूचक रत्नूचक जो है मिलिट्री इलाका है। चूंकि पहले से ही जम्मू कश्मीर में जो है हाई अलर्ट घोषित था एयरफोर्स पर धमाकों के बाद, एयरफोर्स स्टेशन पर धमाकों के बाद, तो इसीलिए जो मुस्तैद सैनिक थे उन्होंने तुरंत जब ड्रोन्स को देखा तो उस पर फायर किया। लेकिन चूंकि अंधेरा था तो ड्रोन को मार तो नहीं गिराया गया, लेकिन ड्रोन वहां से फिर दिखाई नहीं दिए। उसके बाद गहन तलाशी अभियान जो है वो शुरू हुआ। अभी भी जो है तलाशी अभियान जारी है रत्नूचक मिलिट्री एरिया में भी और कालूचक मिलिट्री एरिया में भी, लेकिन फिलहाल ड्रोन के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। तो इससे लगता है कि ड्रोन को मारा नहीं गया है, मार गिराने में असफल रहे सुरक्षा बल। आमतौर पर ड्रोन की रेंज 5 से 100 किलोमीटर के बीच होती है। ड्रोन की रेंज उसमें भरे गए विस्फोटक पर निर्भर करती है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि हमला पाकिस्तान से हुआ या फिर इसे भारत के अंदर से ही अंजाम दिया गया। क्या ये जम्मू के आसपास इलाकों से ऑपरेट हो रहे थे या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भेजे गए थे? चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी जो है 30 से 35 किलोमीटर है सड़क मार्ग से और वायु मार्ग से लगभग 15 किलोमीटर है, तो इतनी दूर तक ड्रोन आना जो है सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार काफी कठिन है, लेकिन फिर भी सभी पहलुओं पर जांच जारी है। छोटे ड्रोन को घर की बालकनी से भी उड़ाया जा सकता है। अगर ड्रोन कम दूरी का है तो उसे पकड़ना और भी मुश्किल होता है, क्योंकि सुरक्षा बलों के पास उसे खत्म करने के लिए कम वक्त मिलता है। सवाल ये है कि क्या जम्मू में भी ऐसा ही हुआ? हमारी जो रडार्स हैं वो बड़े ड्रोन को तो आसानी से डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये छोटे जो कॉप्टर हैं, क्वाडकॉप्टर हैं, इनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है और इनको न्यूट्रलाइज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। एक्सपर्ट का भी मानना है कि जिस तरीके से इस ड्रोन हमले को अंजाम दिया गया है और बाकायदा एयरफोर्स को निशाना बनाने की कोशिश हुई है, उसे देखते हुए हो न हो इसके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। आज तक को भी एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि इस ड्रोन हमले की साजिश पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में रची गई। ड्रोन के जरिए हमला करने को लेकर के पाकिस्तान ने ऑपरेशन परिंदा के तहत एक बड़ी मीटिंग पाक अधिकृत कश्मीर में की, जिसमें लश्कर का जोनल कमांडर सैफुल्ला साजिद जट और हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन मौजूद था। इस बैठक में ये तय किया गया कि अब सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस पर हमला करने के लिए छोटे छोटे ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए। खुफिया सूत्रों ने आज तक को ये जानकारी दी है कि इस तरीके की बैठक पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर में की गई, जहां पर इस तरीके से प्लानिंग की गई और प्लानिंग करने के बाद ये हमला बताया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए ड्रोन अटैक हर तरह से मुफीद है, क्योंकि इस तरह के हमले में उसे न तो आतंकवादियों के मारे जाने का डर होगा और न ही पकड़े जाने पर बेनकाब होने का खौफ। इसीलिए आने वाले दिनों में भारत को इस छोटे लेकिन बहुत खतरनाक हथियार से सतर्क रहना होगा। जम्मू से सुनील जी भट्ट, कमलजीत संधू के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक।
ईंधन के जो भंडार हैं, जहां से देश भर में आपूर्ति होती है, वो खुले आकाश के नीचे होते हैं। ऐसे में ये छोटे से ड्रोन देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा ऐसी होनी चाहिए ताकि परिंदा भी पर न मार सके। ट्विटर ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाने वाला गलत नक्शा हटा लिया है। हालांकि नक्शे को हटाने के संबंध में ट्विटर की ओर से कोई बयान नहीं आया। ट्विटर के कैरियर पेज पर ट्वीट लाइव सेक्शन में वर्ल्ड मैप है। यहां से कंपनी यह दर्शाती है कि दुनिया भर में ट्विटर की टीम है। इस मैप में इंडिया भी है, लेकिन भारत का नक्शा विवादित दिखाया गया था। यह पहली बार नहीं है जब ट्विटर ने भारत के नक्शे को गलत तरीके से पेश किया। इससे पहले लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया था, इसीलिए बाद में इस बार की तरह ट्विटर ने गलती सुधारी। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।